नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। उग्रवादियों ने नेपाल की पूरी सरकारी मशीनरी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। नेपाल के चरमपंथियों के कारण पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। नेपाल में जिस तरह से देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के घरों को जलाया गया और हत्याएं की गई, उसने नेपाल के साथ दुनिया के कई देशों को सीखने के लिए सबक दिए हैं कि किस तरह से आने वाले समय में उग्रवादियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उग्रवाद किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सरकारों को उग्रवाद को पनपने से पहले ही रोकना बहुत जरूरी है। नेपाल से आई तस्वीरों और वीडियो ने नेपाल के पड़ोसी देशों में भी असर डाला है। भारत सरकार ने तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी है कि इस समय वे नेपाल की यात्रा करने से परहेज करें। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के घर और सबसे खास काठमांडू का सिंह दरबार, सब कुछ एक ही दिन में तहस नहस हो गया। जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं उसमें पूरे काठमांडू के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। उग्रवादियों का कहर इतना भयानक हो गया है कि उन्होंने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवजा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ये सब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, लेकिन उग्रवादियों के आगे पूरा सिस्टम नतमस्तक हो गया है। 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आए और उन्होंने देखते ही देखते अपने प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। हर तरफ केपी चोर, देश छोड़ के नारे लग रहे हैं। हालांकि जनता के दबाव के बीच केपी शर्मा ओली ने खुद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और केपी शर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। नेपाल में 2 दर्जन के करीब मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है जिसे नेपाल की पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नेपाल में 8 सितंबर को आक्रोशित भीड़ ने प्रदर्शन शुरू किया था। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा संसद भवन परिसर में घुस गए। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया, लेकिन ये सब काम नहीं आया। देखते ही देखते उग्रवादियों ने नेपाल की संसद से लेकर तमाम सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और कुछ को आग के हवाले भी कर दिया। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ पहले स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन बाद में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और देखते ही देखते नेपाल की राजधानी काठमांडू कांप उठी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाली सरकार साउथ एशिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के नेताओं को विदेशी दलाल तक बताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेताओं के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन नेपाल के लोगों के सामने खाने की किल्लत है। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। नेपाल में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। जनता का आक्रोश सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर जिले, शहर और गाँव तक फैल चुका है। लोगों का कहना है कि जेनजी के लिए सोशल मीडिया मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसलिए भ्रष्ट नेताओं ने जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। लोगों का कहना है कि राजशाही खत्म हुई थी तब भी इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हुई है। लोगों का कहना है कि प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए सरकार ने बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, इसीलिए हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ।